मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ x के टर्म्स में, या उल्टा x की वैल्यू निकाल लेते हैं y के टर्म्स में। तो यहाँ y की वैल्यू निकाली हमने x के टर्म्स में, मतलब y को अकेला छोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या करना होगा, देखिएगा कि यहाँ आगे मैं क्या करूँगा कि अब आप ना x की कुछ वैल्यू लो जो आपको थोड़ा ठीक सा लगे, x की वैल्यू लो। तो मुझे क्या लग रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लेता हूँ तो 3 4 12 और 12 माइनस 12 0, 0/4 विल बी 0, है ना। तो x की वैल्यू 4 ले लेते हैं, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। तो x की वैल्यू मैंने ले ली 4। तो जब x की वैल्यू 4 ली है तो बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 3 4 12, 12 माइनस 12 में 0। अच्छा, उसके अलावा आप क्या करें, अब x की वैल्यू ले लो 0, और x की वैल्यू में 0 लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो 3 इंटू 0 विल बी 0, 0 माइनस 12 कितना होगा, नहीं 0 माइनस 12 और माइनस 12/4 विल बी -3, बिल्कुल सही। तो अगर x की वैल्यू मैंने 0 ले ली तो y की वैल्यू -3 होगी। अब क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स आ गए मेरे लिए बहुत है, मैं ग्राफ बना दूंगा आराम से। कैसे, हमें x एक्सिस और y एक्सिस बनानी है। ये हो गई y एक्सिस y और y डैश, ये हो गई x एक्सिस x और x डैश, ठीक है। चाहे अपना पढ़ दो साइंस का, हमारा परसों साइंस का एग्जाम है ना, मैथ्स का हो चुका है ना, मैथ्स का एकदम 28 हाँ साइंस कर दो तुम भी ना, अपना साइंस का निकाल कर पढ़ना शुरू करो, बिल्कुल। हाँ इसके साथ ही पढ़ दो, चलो ठीक है। बस मैं थोड़े से इसके डाउट्स करवा कर, और किसी बच्चे को मैथ्स के डाउट्स हो तो वो बता देना, फिर मैं तुम्हारा इम्पल्स जरूर करवाऊंगा, ठीक है। और फिर तुम्हें लगेगा कि बिल्कुल आसान सी वो चीज़ है, पता नहीं। अच्छा, फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन नहीं पता है, मैं बताऊँगा ना आसान तरीके से, मैं बताऊँगा आसान तरीके से। तो ये हो गया y और y डैश। अब यहाँ पर हो गया हमारा ओरिजिन। अब x की वैल्यू मैक्सिमम, x की वैल्यू ये है 4 और 0, तो मैक्सिमम 4 तक जा रही है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 और -4, ये x की वैल्यू इधर होगी। y की वैल्यू मैक्सिमम तो 0 है और मिनिमम -3 है। चलो जी, इधर 1 और 2 बना लो बस, और बनाने की जरूरत नहीं। -1 -2 -3, ध्यान दो, कोई बातें नहीं प्लीज़। अच्छा, अब जरा देखिएगा, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0, 0 मतलब कुछ भी नहीं, मतलब x में 4 तक चलकर वही डॉट लगा दो। जब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया 4,0। इस पॉइंट इज 4,0, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है 0, -3, यानी कि जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -3। तो जब x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -3, ये हो गया 0, -3। समझ गए कि नहीं? कोई भी चीज़ ना समझ में आती है तो फ्रैंकली पूछ लेना। ये सारे बच्चे तो पुराने हो चुके हैं, पूछ लेते हैं फ्रैंकली, तो पूछ लेना, ठीक है। तो जरा देखिएगा, ये 2 डॉट्स हैं, मेरे लिए बहुत है 2 डॉट। एक लाइन बनाने के लिए हमारे लिए 2 डॉट बहुत होते हैं। तो दोनों डॉट से मिलाते हुए एक स्केल को रखो और लाइन ड्रॉ कर दो, बन गया ग्राफ। ये हमारा ग्राफ हो गया, पहली चीज़। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है कि चेक वेदर 3 - 1 बिलोंग्स टू इट। तो 3, -1 क्या उसको बिलोंग करता है या नहीं, आपको ये बताना है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये इक्वेशन है, हमारे पास ये इक्वेशन है 3x - 4y - 12 = 0, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे चेक फॉर, मैं कौन सा कोऑर्डिनेट चेक कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू, मैं कौन सा कोऑर्डिनेट चेक कर रहा हूँ, 3, -1, ठीक है। तो यहाँ लिखें चेक फॉर 3, -1, यानी कि इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तो 0 है, राइट हैंड साइड में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं x की जगह 3 डाल दूंगा, y की जगह -1 डाल दूंगा, और देखूंगा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड = 3, x की जगह 0 डाल दूँ तो 3 × 3, अगर मैं 3 ब्रैकेट में 3 लिख रहा हूँ उसका मतलब है 3 × 3, इसका मतलब ये है, ठीक है। -4
और y की जगह पर भी आपको -1 डालना है, -1 और -12। अब देखिएगा 3 3 का क्या हो गया 9, -4 इंटू -1 क्या हो गया +4 और -12, तो 9 + 4 हो गया 13, 13 - 12 इज 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉट इक्वल टू RHS। जब ये RHS के इक्वल नहीं है तो उन्होंने बोला चेक वेदर 3 - 1 बिलोंग्स टू इट, तो हम ये कहेंगे नो, नो 3, -1 डज नॉट belongs to it, 3, -1 does not belongs to it। समझ गए जी, पहला क्वेश्चन क्लियर। अगला देखते हैं। इसी इक्वेशन में रखते हैं, कोई बात नहीं चलेगा। मैंने तो एक तरीका बना रखा है तो वो तरीके से बता दिया। आप डायरेक्टली अगर वैल्यू डालो इसी इक्वेशन में आप x की वैल्यू कुछ डालो और y की वैल्यू निकालो तो वो भी वही चीज़ वही रिजल्ट देगा। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद आपका अगला डाउट हाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। नोट करिए सभी बच्चे। The perimeter of an isosceles triangle is 42 centimeter and its base is its base is 1.5 times each of the equal sides. Find a part length of each side of triangle। अरे फ्री फायर क्या हो गया? चैट की फोटो खींच के तो भैया क्या कर रहे हो तुम? पढ़ लो, पेपर है परसों तुम्हारा, टेंशन नहीं हो रही तुम्हें? तो बात करता हूँ जब मैंने फोटो ले ली पढ़ लो प्लीज। क्या नहीं करा था मैं बोल रही थी आपको दिखाने के लिए इसके पानी क्या कहने को बेटा क्लास में इसको ब्रेक कर दियो। बी पार्ट देखिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड हाइट एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड हाइट विद रिस्पेक्ट टू द बेस। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है इसमें बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं। तो अब आप ये देखिएगा, अब जरा रिवाइज करिए, जरा सोचिए हीरोन्स फार्मूला में क्या क्या ज़रूरत होती थी। 3 साइड्स होती थी, एक को बोलते थे ए, एक को बी, एक को सी। तो क्या बोल रहे हैं? द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, मैं वो ट्रायंगल बनाता हूँ, तुम्हारे में आ रहा है हीरोन्स? तुम्हारा DBS आ रहा है ना स्कूल का? अच्छा रैन में होगा। The perimeter of an isosceles triangle ABC। तो ये जैसे बैच खत्म होता होगा तो तुम्हें रायन के कुछ नालायक बच्चे नजर आते होंगे। एक आदित्य आता है यहाँ पर, आदित्य गोयल। आप बस में सेम बस होती है यहाँ की और वहाँ की, आपकी सोसाइटी? अच्छा, अलग अलग बसेस में 5 बच्चे हैं, एक से बढ़कर एक बदमाश। ABC
द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम ना जनरली ऐसा लेकर चलते हैं कि जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए के सामने वाली साइड को मैं स्मॉल ए मान लेता हूँ, तो ये स्मॉल ए हो गई, और कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी, ऐसा मान लेते हैं। अब है क्या कि इनको स्मॉल बी और स्मॉल सी, इसको आप क्या करें कि इसको आप मान लो एक्स, तो भाई ये भी एक्स होगा, सी भी एक्स होगा। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है उनकी दो साइड्स तो इक्वल होती है ना, ठीक है, तो बेस अनइक्वल होता है, ठीक है, तो बेस हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अब वो बोल रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर, तो गिवन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब इसमें ए को तो ए ही रहने दो, ए को तो ए ही रहने दो, बी की जगह पर भी एक्स, सी की जगह पर भी एक्स इज इक्वल टू 42, तो ए प्लस 2x इज इक्वल टू 42, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हाँ फिर वो बोल रहे हैं कि एंड इट्स बेस इज 1.5 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, ठीक है। तो गिवन लिखिएगा, given base is equal to 1.5 times of each of the equal sides, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये जो इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स क्या दे रखी है, ये भी सी और बी, एक्स दे रखा है, तो बेस कितना है ए, तो ए इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो ए इज इक्वल टू 1.5x, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, ठीक है, समझ गए, नहीं समझे। बेस क्या है, ये ए, तो वो बोल रहे हैं इट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, है ना, जो इक्वल साइड है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो हर एक का 1.5 टाइम्स है, तो 1.5 टाइम्स इंटू इक्वल साइड्स को मैंने क्या लिया है, एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, तो 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स हो गया, पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। तो ए की वैल्यू है 1.5x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 42। हाँ जी बोलिए, 1.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3.5x इज इक्वल टू 42, समझ गए। अभी तो 3.5 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 42 अपॉन 3.5, पॉइंट गया तो ऊपर क्या आ गया भाई, ऊपर 420, ऊपर 420 आ गया। अच्छा हाँ, तुम तो साइंस पढ़ रहे हो, तुम बड़े मेहनत से मन लगा है ना, तो 7 पता है मेरे को इसका क्या कर रहा है, इसकी गर्दन पीछे घूम रही है, तो चैटिंग कर रहा है, क्या कर रहे हो ये तो मतलब। अच्छा अभी शुरुआत करिए, पहला पन्ना खोलकर बैठे हो बुक का, तो पहले मैं बुक का पहला पन्ना, फिर दूसरा पन्ना, प्रीफेस, कंटेंट सब कुछ रट डालूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। हाँ वही तो, हाँ भाई वाह, 7 5 का 35, 7 6 का 42, ये 60 हो गया, एंड 5 12 का 60, बोलो भाई समझ गए। x की वैल्यू आ गई 12, जब x की वैल्यू 12 आ गई तो मेरे पास तीनों साइड्स आ गई है, देयरफॉर अब a कितना है, a है 1.5x, 1.5x वही 1.5 इंटू 12, पॉइंट गया, समझ रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 कहता है कि a इज इक्वल टू 1.5x, x मैंने निकाल लिया, 12 आ गया, तो भाई फिर a कितना हो जाएगा 1.5 इंटू एक्स, 1.5 में पॉइंट गया, नीचे 10 आ गया, 15 इंटू 12 होता है 180, 180 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, तो a की वैल्यू आ गई 18 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आ चुकी है 12 सेंटीमीटर, तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, ठीक है। तो ए पार्ट में वो बोल रहे थे लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, बताओ भाई लेंथ ऑफ ईच साइड तो आ गई हमारे पास, ठीक है। और ये करने के बाद में
फिर वो कह रहे हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड हाइट विद रिस्पेक्ट टू द बेस। एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, तो अब मेरे पास तीनों साइड्स आ गई, तो मैं हीरोन्स फार्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सेमी पेरीमीटर जो एस होता है ये होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। और ये जो ए प्लस बी प्लस सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये पेरीमीटर ही तो है। और सेमी पेरीमीटर मतलब क्या है, पेरीमीटर का सेमी, आधा आधा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 42, 42 का आधा कितना हो जाएगा 21। तो एस की वैल्यू हो गई 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर area of triangle ABC is equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c, s into s minus a, s minus b, s minus c। ये हो गया, ये फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला है ये सीधा सीधा। अच्छा, अब यहाँ पर सारी वैल्यू डालते चले जाओ लगातार। भाई s की वैल्यू कितनी है 21, अभी निकाली। फिर करेंगे s माइनस a यानी कि 21 माइनस 18, s माइनस बी। तो b और c ये दोनों इक्वल हैं, b और c दोनों इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, x की वैल्यू कितनी है 12। और यहाँ लिखिए 21 माइनस 12 इंटू 21 माइनस 12। ठीक है भाई, आर यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब 21 को लिखेंगे 7 इंटू 3, अंडर रूट के अंदर 7 इंटू 3। हाँ जी बोलिए, 21 माइनस 18 कितना हो गया 3 हो गया। 21 माइनस 12 कितना हो गया 9, 21 माइनस 12 इज अगेन 9। तो 7 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना हो गया 3 स्क्वायर। ये जो 9 है ये भी 3 स्क्वायर, और ये जो 9 है ये भी 3 स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर है? इतना क्लियर है? और इसको स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट करा? क्योंकि बाहर आकर जो स्क्वायर्स हैं, मतलब जो भी इवन पावर होती है बाहर आकर आधी हो जाती है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, इस 3 का स्क्वायर बाहर आया तो 3, इस 3 का स्क्वायर बाहर आया तो 3, और अंडर रूट 7, 3 3 9, 3 27। ये क्या हो गया 27 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया। अब अंडर रूट 7 की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अंडर रूट 7 की टर्म्स में इसको निकाल कर छोड़ दो। तो ये तो एरिया हो गया, हमने सबसे पहले पूछा था एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फिर वो बोल रहे हैं एंड हाइट विद रिस्पेक्ट टू द बेस। ठीक है, तो हाइट विद रिस्पेक्ट टू द बेस का मतलब क्या है? जब मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो ये जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट को पूरी लेंथ तो ए हो गई, और इसको बोल दीजिए डी, ए डी। ठीक है, तो हमने जहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो परपेंडिकुलर किस पर ड्रॉप करा? बीसी पर ड्रॉप करा। तो वो बोल रहे हैं हाइट विद रिस्पेक्ट टू द बेस। तो जिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं दैट इज टेकन एज बेस, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको मैं बोलता हूँ हाइट। तो अगर किसी ट्रायंगल में मेरे पास बेस और हाइट है, तो फिर मुझे यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम हाफ बेस इंटू हाइट करके भी एरिया निकाल सकते हैं। तो ये बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी can also be area of triangle ABC can also be calculated as half into base,
half into base into height. Area of triangle ABC can also be calculated as half into base into height. और वो कितना है 27√7, ठीक है. तो इज इक्वल टू 27√7. भाई मैं एरिया ट्राइंगल एबीसी का हीरोन्स फार्मूला से निकाल चुका हूँ. मैं हाफ बेस इंटू हाइट करके निकालूँ ना तो भी तो वही एरिया आएगा. ट्राइंगल तो सेम है ना. हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ, और बेस कितना है BC और हाइट कितना है AD. ये जो 2 है ना इसको तो इधर ले जाओ. ये 2 यहाँ डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. और BC की वैल्यू डालो. BC की वैल्यू कितनी है A. और A कितना आया था 18. 18 into AD is equal to 27 into 2 into √7. ये 2 डिनोमिनेटर में था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27. तो AD is equal to 3√7 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर आ गया. हाइट विद रिस्पेक्ट टू द बेस, मतलब AD की वैल्यू आ गई. समझ गए भाई? क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन और नोट करें. अच्छा तुम्हारे यहाँ वो क्वाड्रिलेटरल तो नहीं आ रहा ना? और एग्जाम्स कब खत्म है तुम लोगों के? 20? अच्छा 22 को ही खत्म है बस होने वाला. The sum of the lengths of the diagonals of a square is 12√2 centimeter. Full stop. Find its perimeter. The sum of the lengths of the diagonals of a square is 12√2 centimeter. तो find its perimeter. मुझे इसका perimeter निकालना है. किसका? स्क्वायर का. अच्छा स्क्वायर की अगर साइड पता चल जाए तो perimeter निकल जाएगा बड़े आराम से. ठीक है. तो क्या करेंगे? एस स्क्वायर की साइड को मैंने एस मान लिया और इसको स्क्वायर को बोल दिया मैंने ABCD. ABCD. अब क्या करिए? आपने D से B को ज्वाइन कर दिया ऐसे. ठीक है. तो क्या हुआ? अब हम ये जानते हैं कि स्क्वायर के जितने भी एंगल हैं. क्या कुछ पूछ रहे हो? फ्री फायर चल क्या रहा है भैया? फ्री फायर कमाल हो गया. सर गेम चल रहा होता ना तो वो या इसमें हिस्ट्री देख लो आप. अगर एक गेम हो तो डिलीट कर रहा है. हिस्ट्री तो डिलीट होती है गेम के अंदर. क्यों? तो इससे पूछ लो सर. 24 घंटे रहती है, हटती नहीं हो. भाई मुझे पता नहीं है. मैं सर जानता हूँ. भाई कुछ बता. हिस्ट्री हम तो होती अच्छा है. एक मिनट. भाई अगर खेल रहे थे तो मत खेलो. सर खेल रहे ठीक हैं. है. और अगर नहीं खेल रहे हो, हो अच्छा नहीं खेल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है भाई. पढ़ो. सर हिस्ट्री डिलीट नहीं होती उसकी. तुम एक पढ़ने वाले बच्चे पर हंसो मत. चलो भाई देखो. अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर क्या रूल लगा सकते हैं. मुझे ये बताओ कि हमारे पास डायगोनल्स का सम दे रखा है. ठीक. और डायगोनल को मैं कैसे निकालूंगा ये देखिएगा. आप ये देखो. अभी मैंने एक ही डायगोनल बनाया, मैंने दूसरा नहीं बनाया. तो खास चीज़ क्या होती है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं. वो इक्वल होते हैं. तो हमने ये कहा लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी एस
ये पता नहीं S सेंटीमीटर. So applying Pythagoras theorem in triangle DAB, DB का स्क्वायर इज इक्वल टू DA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. DA कितना है? S. AB कितना है? S. S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर तो 2S स्क्वायर हो गया. तो जब DB स्क्वायर इतना आ गया 2S स्क्वायर, तो भाई DB कितना हो जाएगा? √2 इंटू S. बताइए, क्लियर है ना? तो ये DB की लेंथ आ गई. अच्छा, सिंस diagonals of a square are equal to each other, since diagonals of a square are equal to each other, so DB is equal to AC. ये जो DB निकाला है ये इस AC के भी इक्वल होगा. अरे आप में से किसी बच्चे को आर.डी. शर्मा की जरूरत है क्या? बताओ. मुझे नहीं. अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझे बता देना. मेरा एक पुराना स्टूडेंट आया था, उसने मेरे को बोला था कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा रखी हुई है, वो अब 12th में मुझे नहीं. है ना, तो मैं दिला दूँगा. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना. तो वो मेरे पास आज आया था, तो मैंने कहा मंडे को ले सर तो क्या हमारे स्कूल में जो टीचर है, मैं आपको अनाउंस करा 40% आर्टिफिशियल में देंगे. ठीक है, तो मैं आर.डी. शर्मा देता हूँ. तो DB इज इक्वल टू AC. तो ये कितना है? √2 इंटू S. √2 इंटू S को S√2 बोल सकता हूँ. S√2, ठीक है. तो इन्होंने बोला द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इज इतना. तो गिवन डायगोनल्स का सम दे रखा है 12√2. तो क्या दे रखा है कि DB प्लस AC इज इक्वल टू 12√2 दे रखा है. अब DB कितना है? S√2. और AC कितना है? ये भी S√2. अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं A प्लस A ऐड करता हूँ तो 2A हो जाता है. X प्लस X ऐड करता हूँ तो 2X हो जाता है. S√2 प्लस S√2 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा? 2S√2. नहीं समझे भाई? X प्लस X ऐड करते हैं तो 2X हो जाता है. A प्लस A ऐड करते हैं तो 2A हो जाता है. तो S√2 और S√2 को ऐड करेंगे तो 2S√2 हो जाएगा, है ना. तो ये मेरे पास क्या हो गया? 2S√2. S√2 को आप ट्रीट करिए x की तरह, तो x प्लस x इज 2x. तो 2S√2 इज इक्वल टू 12√2. अब ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया. 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12. तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या बचा? S. और राइट हैंड साइड पर बचा 6. S इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. पहली बात तो ये कि हमारे पास स्क्वायर की साइड आ गई, और स्क्वायर की साइड आ गई तो पेरीमीटर निकालना कौन सी बड़ी बात है? 4S. और बताइए भाई, मैथ्स में किसी का और डाउट हो? तुम्हारा कुछ और है? हाँ, कहाँ है?
तुम बताओ। हाँ दो ना। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ जरा, 1 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट बचे हुए हैं, जरा इनका इम्पल्स देख लो, ठीक है। अभी 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, बेहद आसान चीज़ है। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला टीचर ने नहीं बताया होगा, उन्होंने चेंज ऑफ मोमेंटम बताया होगा, मैं आता हूँ अभी उसी पर। फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन जो उन्होंने बताया वो भी ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो भी ठीक है। तो फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन ये बेहद आसान फॉर्मूला है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये दे रखा हो कि भाई अप्लाइड फोर्स इतनी है, ठीक है, और कितने टाइम के लिए वो फोर्स लग रही है वो आपको बता दिया, तो आप इम्पल्स बता दोगे, ठीक है। क्या करना है, फोर्स और टाइम को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो इम्पल्स आ जाएगा। इम्पल्स का सिंबल होता है J, फोर्स का सिंबल होता है F, और टाइम को क्या बोलते हैं, स्मॉल t, ठीक है। तो J इज इक्वल टू F इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखिएगा बाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, by Newton's second law of motion, क्या अच्छा डिफाइन कैसे करेंगे, अभी बता रहा हूँ कि whenever, लिखिएगा डेफिनेशन लिखो, whenever a large force is applied on an object, whenever a large force is applied on an object for a small duration of time, whenever a large force is applied for a very small duration of time, comma, the effect produced is called impulse. The effect produced is called impulse. The effect produced is called impulse. शेड से कटवा रहे हो उसको। The effect produced is called impulse. Example, hitting a cricket ball with a bat. Hitting a cricket ball with a bat. Hitting a cricket ball with a bat. ठीक है, तो उसको इम्पल्स बोलते हैं। कैसे, आपने अगर अच्छा शॉट खेलना है, ठीक है, तो अच्छा शॉट खेलना है तो आपको बड़ी ताकत से उसको हिट करना होगा। अब जब बड़ी ताकत से हिट करेंगे तो बड़ी ताकत से हिट करके ऐसे थोड़ी है कि बड़ी ताकत से बैट को लेकर आए और जैसे ही बॉल से टच हुआ तो उसको लेकर ऐसे ही घुमाए जा रहे हो, बॉल को चिपका दिया उसके साथ में स्लो मोशन में, ऐसे तो नहीं ना, ठीक है। तो जब ताकत से हिट करते हैं तो ऐसे करके मारते हैं, मतलब हाथ को रोकते हैं। रोकने का मतलब क्या है, आप बड़ी ताकत से लेकर आए और जैसे ही बॉल पर वो हिट कर गया आपने हाथ को रोक दिया। इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि बॉल पर जस्ट वो टच कर जाए बैट आपका, और टच करे बड़ी ज़्यादा ताकत के साथ में। तो लार्ज फोर्स आपने अप्लाई करी क्योंकि अब हाथ बड़ी तेज़ी से घुमा कर लाए और आपने एक छोटे से इंस्टेंट के लिए उसको टच करवाया, तो दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। और सर लोकोमोशन क्या होता है? क्या लोकोमोशन? लोकोमोशन का मतलब तो होता है मूवमेंट। लोकोमोशन, अब ये लोको शब्द कहाँ से आया है, ये लोकेशन से आया है, और मोशन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो ऐसा मोशन जो किसी पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज कर दे, कि मेरे पास एक बॉल रखी हुई थी यहाँ पर, मैं उसको लेकर वहाँ पहुँच गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बॉल का लोकोमोशन करवा दिया, मतलब मैंने मोशन के थ्रू उसकी लोकेशन चेंज कर दी। पहले बॉल यहाँ रखी थी, अब बॉल वहाँ पहुँच गई, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। ये चीज़ है, समझ गए। तो इम्पल्स का मतलब क्या है कि एक लार्ज फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए टच होती है। सेम एग्जांपल जो है, सेम एग्जांपल उसमें भी लिया जा सकता है। टेनिस का बैट लिया
टेनिस का जो रैकेट होता है, टेनिस के रैकेट से आपने बॉल को हिट करो तो वो भी एक छोटे से इंस्टेंट के लिए टच होता है उसमें। थोड़ा सा एप्लीकेशन में आएगा, एप्लीकेशन लिखनी है कि दो तो इसमें ये लिख दें। हाँ, हिटिंग अ क्रिकेट बॉल विद अ बैट और हिटिंग अ टेनिस बॉल विद अ टेनिस रैकेट बहुत है। फुटबॉल विद अ किक, है ना, तो ये चीज़ हो गया। अब जरा आ जाते हैं कि इस फॉर्मूले, ये तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, टीचर ने क्या बताया था तो उस पर आ जाते हैं। उन्होंने जो बताया वो भी ठीक है। वो कैसे? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अप्लाइड फोर्स, अब मैं आपको जरा सा रिकॉल कराऊंगा, 2 मिनट में रिकॉल भी हो जाएगा। देखिएगा, हमने ये देखा था कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या था? अरे रुको तो सही, mv माइनस mu अपॉन t, ठीक है, यही था। उसके बाद हमने कहा कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, कॉमन ले लिया, या कॉमन मत लो, कॉमन मत लो, हम कॉमन लेकर हमने क्या करा था, v माइनस यू अपॉन टी कर दिया था, और v माइनस यू अपॉन टी को हमने a बोल दिया था। a आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आ गया। मैं वो नहीं कर रहा, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और फिर फाइनली हमने क्या करा था कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर यहाँ पर k लगा दिया था, ठीक है। और फिर ये बोल दिया था कि जनरली दिस k इज इक्वल टू 1, हम उसको 1 के इक्वल लेते हैं। तो मैं इसको चेंज ही नहीं कर रहा हूँ, mv माइनस mu अपॉन टी कर रहा हूँ, mv माइनस mu अपॉन टी कर रहा हूँ। और जो k है, k को हमने 1 ले लिया, k इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू क्या आ गया, mv माइनस mu अपॉन टी, ठीक है। f इंटू टी, टी इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, f इंटू टी इज इक्वल टू mv माइनस mu। देयरफॉर ये जो इम्पल्स है ना f इंटू टी, इसको हम mv माइनस mu भी बोल सकते हैं। और mv माइनस mu का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम। भाई mv क्या है? फाइनल मोमेंटम, mu क्या है? इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। तो ये चीज़ आपके टीचर ने बताई है। तो j इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर इतना आ जाए ये कर देंगे। इसमें आगे भी स्टेट करना है न्यूटन के लॉस को, कैसे करें? डेफिनेशन बतानी है बस। बस तो फर्स्ट लॉ क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless some external force is applied on it। पहला। दूसरा लॉ, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तीसरा सबको पता ही है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये थर्ड लॉ होता है, ठीक है। बताओ भाई कौन सा लॉ? बताओ तुम बता दो। तुम्हारा कब है पेपर? तुम्हारा ही परसों है, ट्यूसडे को। चलो एक दिन है तुम्हारे पास, तुम बताओ। पढ़ लेना इस बार ढंग से, बढ़िया नंबर लाना। मोबाइल फोन का है? कौन सा? अरे मेरे पास बुक नहीं है, बुक पकड़ा दो भाई, देना जरा। अबे हिस्टोग्राम सर मतलब उसमें पता नहीं क्यों मतलब आज तो तुमने बस कमाल कर दिया। हिस्टोग्राम का क्वेश्चन पूछ रहे हो, चलो ठीक है। देख लो भाई, स्टैटिस्टिक्स का भी रिवीजन हो जाएगा। हिस्टोग्राम देख लो, ये मिटा रहा हूँ मैं इधर से बीच में से। सर ऐसे ही बता दीजिए। हाँ ऐसे। हिस्टोग्राम मतलब वो बार्स बनते हैं चिपक चिपक, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही बताने वाली बात हो गई, करके दिखा दो। देखो फटाफट। क्लास अरे सुनो तो सही, इसमें दे रखा है एज दे रखी है। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन्होंने बता रखा है 1 से 2 साल के। एक सर्वे करा गया, उसमें देखा गया 1 से 2 साल के 5 बच्चे हैं, 2 से 3 साल के 3 बच्चे हैं, 3 से 5 साल के 6 बच्चे हैं, 5 से 7, 7 से 10। हाँ यस, यही देखो उसने बता भी दिया। देख लो जरा, उसने हिस्टोग्राम बना भी दिया। तो भाई तुम हर क्वेश्चन में यही मत बनाइए ना हिस्टोग्राम। ये लो, चेक कर लो अपने हिसाब से जो ठीक लगे। हाँ चलो भी देखो जरा। अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि आगे जो गैप है, एक जगह 3 का गैप दे रखा है, एक जगह 3 का गैप दे रखा है। कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ पर हम जा रहे हैं 1 से लेकर 17 तक, ठीक है।
यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बोल देना इसको टॉप में बोलना था इसका। नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेरे लिए एक कंपाउंड भाई मैथ्स में तो रहेगी यही है। सर डिफरेंट से क्वेश्चन दिखाई ना गलत क्वेश्चन दिखाई। वो यश तो आज आया भी नहीं है। यस अरे वाह, ये क्या कर दिया? गाना चीख रहा है वो इसका नाम है सर ये। ओहो, उसको फोटो खींच के भेज दो उसको, ये तो नहीं तो नहीं गुस्सा हो जाएगा। यार एक तो ना ये मेरे को ऐप आज तक समझ में नहीं आई। हाँ, कौन सा? यही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बुगाटी का मतलब क्या होता है? कार ब्रांड है। अच्छा, कार। उसको कार बहुत पसंद है क्या उसको ये वाली? यस सर, क्या था सर, आज लैम्बोर्गिनी ले ली मैंने, कल मेरे पापा बुगाटी में घूम रहे थे, तुमने देखा नहीं, ये सब कैसे रखा है? शॉपर के लिए क्या बोले? हाँ जी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 12 हैं। तो 1 से 2 साल के बच्चे कितने? 5। तो 1 से 2 के बीच में एक आप बार बना दो, 5। ठीक है। फिर 2 से 3 साल के बच्चे हैं 3, तो 2 से 3 साल के 3 बच्चे हैं। तो हो गया, बन रहा है ना कुछ कुछ हिस्टोग्राम वैसे जैसे इसने बताया था। 3 to 5 ईयर्स के 1 से 2 हो गया, 2 से 3, फिर 2 का गैप आ गया। 3 to 5 ईयर्स के 6 हैं, तो 3 to 5 ईयर्स के कितने बच्चे हैं? 6। फिर 5 to 7 के 12, 5 to 7 के 12, फिर 7 to 10 के 9, तो 7 to 10 के 9, फिर 10 to 15 के 10, तो 10 से 15 साल के बच्चे कितने हैं? 10 हैं। और 15 to 17 के 4, 15 to 17 के 4। ठीक है, बन गया। और नहीं तो क्या, टेंशन लेते हो तुम। दे दो पीछे। सर एक क्वेश्चन बता दो। कौन सा है? जिसका बताओ ना। दिख रहा है बुगाटी। जब आएगा उससे पूछना वो आईटी दे। अरे वो चिढ़ जाएगा, तुम मुझे और फंसा दो, फिर बाद में कहेगा सर को कैसे पता। अरे तुम कल तक ढूंढते रहोगे क्या? इनको जल्दी बताओ। चलो बाद में देखेंगे अब इसको। ढूंढ लेना, आराम से भेज देना मुझे।